जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी? अपने घर पर स्वस्थ होंगे और हमारे गीताधाम गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेज का सभी लाभ ले रहे हैं। और आज मैं आप सबके बीच क्लास 9 विज्ञान विषय के हमारे आसपास के पदार्थ प्रथम अध्याय को लेकर आया हूँ। सभी साथियों को एक बात सूचना देना चाहूँगा कि पिछले बार जो पाठ्यक्रम था वो इस बार बदला गया है और पूरा सिलेबस नया है। हाँ, कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार आने वाले समय में हो सकता है हमें 30% और 70% के रेशियो में सिलेबस को लेकर गाइडलाइन मिले। तब तक जो नया सिलेबस है उसको लेकर हम देख रहे हैं मोटे मोटे रूप में किस प्रकार हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ सबसे सीधी सी बात है कि हम इस पृथ्वी पर जो भी देखते हैं, जैसे कि आप वन देखते हैं, चाहे जल देखते हैं, चाहे बड़े बड़े पर्वत पठार, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है, जिसको हम पत्थर के रूप में, चाहे रेत के कण देखते हैं, ठीक है, या बर्फ या गैसीय अवस्था में कुछ, ये सभी जो सामग्री इस पृथ्वी पर पाई गई है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वजह से बनी है और उसके प्राकृतिक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इस प्रकार वो कार्य करते हैं। इन सब के आधार पर वो किसी न किसी श्रेणी में विभक्त है। इसी को लेकर हमें आज का हमारा ये अध्याय है और इसको लेकर हमें अध्ययन करना है, जिसमें हम पदार्थ की विभिन्न अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ का निर्माण किस तरह से होता है, पदार्थ किस किस रूप में रहता है, छोटे से छोटा पार्टिकल और बड़े से बड़ा पार्टिकल किस प्रकार समायोजित रहते हैं, इन सब के बारे में हम अभी इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में मोटे रूप में हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जो पाई गई है वो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उससे ही हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे कि आपका जल है, जल का निर्माण हमने देखा है कैसे होता है? H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का। तो जल का निर्माण जिन सामग्री से हुआ है वो सामग्री क्या हो गई? पदार्थ। चाहे वो आपके हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो। इसी प्रकार हमारे भारत के पूर्व दार्शनिकों ने, कारण कि भारत का आयुर्वेद विश्व में सबसे पब्लिश रहा है, आज वर्तमान में भी आयुर्वेद को लेकर काफी सारी चर्चाएं होती रहती हैं। अमेरिका जैसे समृद्ध देश भी हमारे आयुर्वेद को स्वीकार कर चुके हैं और उसके अनुरूप कई प्रकार के ज्ञान के बारे में भी वो बताते रहते हैं। तो हमारे पूर्व के दार्शनिकों ने बताया कि जो पदार्थ है, इस पदार्थ को 5 तत्वों से बनाया होता है। कितने? 5 तत्व। इन 5 तत्वों में उन्होंने बताया कि किस प्रकार पदार्थ का निर्माण पृथ्वी पर होता आया है और उन 5 तत्वों को हम कैसे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपकी वायु, फिर अग्नि, फिर आकाश, फिर पृथ्वी और फिर जल, ठीक है। इनके द्वारा इसका निर्माण बताया गया है। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों के द्वारा इन पदार्थ का और पृथ्वी पर जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वन हो, चाहे जल हो, चाहे पर्वत हो, चाहे रेत हो, बर्फ हो, गैस हो, इन सब का निर्माण इन 5 तत्वों से बना हुआ माना गया है। और हमारे दार्शनिकों और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भी मनुष्य का शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है और कहते हैं कि इन 5 तत्वों से जिस शरीर का निर्माण हुआ है वो अंतिम समय में भी इन 5 तत्वों में ही विभक्त हो जाता है। इस प्रकार हम अपने इस अध्याय में पृथ्वी पर पाए गए पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ किस किस रूप में कार्य करता है वो भी हम इस अध्याय के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आधुनिक समय में पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, कैसे? भौतिक गुणधर्म। आधुनिक समय में पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों के आधार पर व रासायनिक, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर व रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटा गया। कैसी? रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 अलग अलग भागों में बांटा गया।
भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुणधर्म जैसे कि बात करें आपकी जल पानी को अगर हम जैसे फ्रीज में रखते हैं तो वो ठोस के रूप में क्या बन जाता है, बर्फ। ठीक है, और इसी बर्फ को जब हम वापस तापमान देते हैं तो ये पिघल करके द्रव का मतलब पानी, और उस पानी को वापस हम गर्म करते हैं तो वो जल वाष्प किसमें बदल जाता है, जल वाष्प। तो ये बर्फ का भौतिक गुणधर्म हो गया जल का। ठीक है, जल द्रव अवस्था में भी है, जल ठोस के रूप में बर्फ में भी है, और जल गैस के रूप में जल वाष्प के रूप में भी हमारे आसपास विद्यमान हैं। और हम इस अध्याय में भी भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की जानकारी को पढ़ेंगे, किस किस प्रकार पदार्थ अपने भौतिक स्वरूप में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप हम देखते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, सीधी सी बात है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, सीधी सी बात है। हम अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं वो अनेक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपने देखा है कि एक बड़ा सा पर्वत है, तो बड़ा सा पर्वत है, वो पर्वत भी किसी न किसी छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर एक बड़ा बनता है। जैसे हमारे घर के निर्माण में हम ईंटों का प्रयोग करते हैं, तो ईंट एक्चुअली में है क्या, एक रेत है, एक मिट्टी है। उस मिट्टी को एक बड़े स्तर पर गर्म तापमान पर बड़ा तापमान बढ़ा करके उसको एक ईंट के भट्टों के द्वारा गर्म किया जाता है, और आखिर में देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े कठोर पत्थर के टुकड़े के रूप में आकार ले लेती है। और जब हम उसको अगर छोटे छोटे पार्टिकल उपयोग करें तो वापस से वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित होती है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो इन कणों के बारे में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार होता है। तो आप देखो, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं एक बीकर में जल के साथ नमक का घुलना। एक बीकर के अंदर, ठीक है, आपने एक बीकर लिया और इसके अंदर जल भर दिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, नमक। ठीक है, यहाँ जल और इसको नमक के साथ आपने घोला तो क्या हुआ, ये इसके साथ घुल गया। और आपने यहाँ पर इसका अंकन कर लिया कि बिना घोल के कितना पानी था और घोल के बाद पानी का लेवल कितना बड़ा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कण हैं वो मिलकर के बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर देखते हैं कि पदार्थ के कणों का अति सूक्ष्म होना, मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर तो बना ही है, ये तो फिक्स हो गया। अब पदार्थ के जो कण हैं वो अति सूक्ष्म भी होते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ के कणों का अति सूक्ष्म होना। पदार्थ के कणों का अति सूक्ष्म होना, सीधी सी बात है। इसको हम समझते हैं कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म कैसे हुए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बीकर लो, आपने एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर 100 ml का पानी भरा हुआ था। आपने इस 100 ml के पानी, मैंने कहा इसके अंदर आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। क्या डाल दो, पोटेशियम परमैंगनेट की 1-2 बूंद डालते इसका कलर गहरा नीला हो गया। ठीक है, अब आपको मैंने कहा कि इसमें से 10 ml निकाला, कितना निकालना वापस, 10 ml। और आपने एक 90 ml का और लिया जल, उस 90 ml के जल के अंदर 10 ml ये आपने इसके अंदर डाल दिया। आप देखेंगे कि जितना गहरा ये था, ठीक है, उसके जैसा गहरा आपको ये भी नजर आता है। ठीक है, फिर इसमें से आपने 10 ml और उठाया और उसको आपने 30 लीटर के अंदर और डाल दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि ये भी
गहरे नीले रंग से था, ये थोड़ा इससे हल्का हुआ और ये इससे हल्का हुआ। लेकिन ऐसे लगभग मान लो आपने 5 बीकर तक क्रिया दोहराई तो फर्स्ट बीकर से लेकर 5 बीकर तक आपको इसका कलर हल्का नीला तक नजर आने ही लगा। तो इससे सीधी सी बात होती है कि पदार्थ है, उसके कण है, वो बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं और वो किसी भी माध्यम से धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और इन अति सूक्ष्म कणों की वजह से ही पदार्थ की जो हम अवस्था देखते हैं वो हमारे सामने हमें नजर आती है। फिर देखो आगे किस रूप में पदार्थ काम करता है, ठीक है। फिर देखते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना। तीसरा क्या है भाई, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना। पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना। तीसरा भौतिक स्वरूप है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना। तो देखते हैं हम किस प्रकार से। जैसे कि हम अपने घरों के अंदर देखते हैं चाय, कॉफी या नींबू पानी वगैरह बनते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं कि चाहे चाय बना रहे हो, चाहे कॉफी बना रहे हो, चाहे नींबू पानी बना रहे हो, हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर चाय की पत्ती डालते हैं या दूध के अंदर कॉफी के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो डालते हैं या पानी के अंदर नींबू को निचोड़ करके हम उससे नींबू पानी बढ़ाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि चाय के जो कण थे, जो चाय के कण थे वो छोटे छोटे कण उस दूध व पानी के साथ मिश्रित हो गए, दूध और पानी के साथ मिश्रित हो गए और हमने जो चाय पी रहे हैं उसके साथ उसका कलर आ गया। तो दो अलग अलग पदार्थ हैं वो एक दूसरे के साथ समायोजित हो जाते हैं और इस प्रकार समावेशित होते हैं कि हम उसको अलग भी नहीं कर पाते हैं और इसका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। तो सेम प्रक्रिया चाय, कॉफी और नींबू पानी के अंदर हम देखते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। अब देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं। पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील भी होते हैं। देखो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील अवस्था में भी होते हैं। सीधी सी बात है, आप एक कमरे में बैठे हैं और आपको अगरबत्ती दी गई, ठीक है। अब अगरबत्ती जल रही है, आप उसके नजदीक जाओगे तब आपको उससे सुगंध आएगी। लेकिन वही अगर कमरे के अंदर उस अगरबत्ती को जला करके छोड़ दे और आप जैसे ही कमरे में एंट्री करते हैं आपको पूरा रूम में वो एकदम सुगंधित लगता है, महसूस करते हैं। जैसे हम बॉडी स्प्रे वगैरह भी काम कर लेते हैं ना, जैसे हमारे शरीर को छिड़काव करते हैं और उसके छिड़काव की वजह से हमें हमारे आसपास के क्षेत्र में सुगंध का एहसास होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर हवा के साथ गतिशील भी रहते हैं, चाहे वो हवा हो चाहे पानी हो, किसी न किसी माध्यम के द्वारा वो कण आगे से आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हम इसके द्वारा पदार्थ की इस अवस्था को समझ सकते हैं। फिर देखो हाँ, एक चीज नोट करने लायक इसमें यह है कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा भी बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा पदार्थ के कण गति करने लगेंगे और गति से सीधा सब आता है कि मान लो मेरे साथ अगरबत्ती रखते हैं, अगरबत्ती आपको सुगंध नहीं देती है, लेकिन जैसे आप इस अगरबत्ती को जलाते हैं तो इसके साथ तापमान बढ़ा तो इसके पदार्थ के कण है वो गतिशील हुए और गतिशील होते ही उन्होंने पूरे रूम को सुगंधित कर दिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भौतिक स्वरूप में पदार्थ किस प्रकार आगे से आगे गति करता है। एक और आप उदाहरण देख सकते हैं कि आपको एक बीकर दिया है, इस बीकर के अंदर 100 ml पानी भरा और अब आपको कहा कि इसके अंदर एक बूंद स्याही की डाल दो, कोई भी सही कलर की हो सकती है। आपने डाला, आपने इस बीकर के किनारे पर हल्की सी बूंद डाली और आप कुछ देर बाद देखते हैं कि ये बूंद है वो इस
बीकर के अंदर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसके पहले तक इसका कलर है वो बता देती है। तो सीधी सी बात है कि पदार्थ के जो कण हैं वो इस द्रव अवस्था में, इस द्रव में भी आगे से आगे बढ़ते हुए गति करते हैं और कुछ ही देर में पूरा बीकर है वो स्याही के कलर के साथ स्वयं को रंगीन कर देता है। फिर देखो, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ के, तो यहाँ हो गया ना, स्याही अलग हो गई और जल अलग हो गया, तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। फिर पांचवा देखते हैं आगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सीधी सी बात है, जैसे कि आपने लोहे का हथौड़ा लिया, लोहे की कील ली, कील के ऊपर हथौड़ा मारते हैं, इसमें सभी लोहे के कण है तो वो सभी एक रूप में जुड़े हुए हैं मजबूती से। आपने एक चौक ली और चौक है, जैसे ये चौक पाउडर, इसके अंदर भी चौक का पाउडर, छोटे छोटे कण एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार आपने एक रबड़ लिया और इस रबड़ को आप जब इधर से इधर खींचते हैं तो ये बढ़ता है, तो इसके अंदर भी इसके कण है वो इसको जकड़े हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार लोहे की कील हो, चाहे चौक का टुकड़ा हो, चाहे रबड़ बैंड हो। और फिर तीसरा छठा पॉइंट आता है आपके पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ी है। ठोस, द्रव और तीसरी गैस। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। हम इसमें जल का एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। जल आपको बर्फ के रूप में ठोस में दिखता है और जल जो द्रव है वो जल हमको दिख रहा है और जल वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में हमें जल दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम पदार्थ की इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक आपके जो 9वीं कक्षा की नई बुक आई है उसके प्रथम चैप्टर को, उसके अंदर अलग अलग क्रियाकलाप दिए गए हैं। किसी में बीकर के साथ किस तरह से क्रिया करनी है, कहीं पर नमक जल के साथ कैसे क्रिया, इस पूरी क्रियाविधि को आप घर पर पढ़ें और आराम से समझें। किसी प्रकार का आपको समस्या आती है, आप हमारे गीताधाम गुरुकुल जो हमारे चैनल है वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर भी आप अपनी समस्या से संबंधित मुझे तक पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, उसका आपको तुरंत समाधान भी मिल जाएगा। इस प्रकार आप निरंतर अध्ययन करते हुए इस कोरोना के समय में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में इस बाकी के चैप्टर को देखते हैं। धन्यवाद।